नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज महत्वपूर्ण मुद्दा तो दिन भर समाचार चैनलों पर यही था कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने कितने पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। दूसरा यह था कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, 3 मुख्यमंत्री बदले और 24 में हैट्रिक की तैयारी है। कुछ चैनलों पर मोदी क्यों लोकप्रिय है यह बताया गया। मतलब हर जगह मोदी ही मोदी थे। जिन समाचार चैनलों पर भारत का पाकिस्तान पर विजय दिखाया गया, उनमें कहीं यह नहीं बताया गया कि वो विजय प्राप्त करने में हमने क्या कीमत अदा की। उसमें जो हमारी बेशकीमती जाने गई वो कितनी थी, किनकी थी, और उनके परिवार की वर्तमान स्थिति क्या है। यह मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपको कुछ बातें बता देता हूं। आजादी के बाद 1952 में जब हम पहली बार चुन करके संसद में गए और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनाया, 10 साल शासन करने के बाद पंडित जी का तबीयत खराब होने से देहांत हो गया। उनको कोई बुरी, भयंकर और खराब बीमारी लग गई थी। उनका सर्वाइवल मुश्किल था। बीमार होकर के मरना कोई देश पर शहादत देने जैसी काम नहीं है। मैं पंडित जी को विनम्रता से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और सादर प्रणाम करते हुए कह रहा हूं। कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है। जिसकी रहन सहन विलासिता वाला हो वो जल्दी बीमार पड़ता है। जो मेहनत कश होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। बीमार की जो घातकता होती है, मारक क्षमता होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। क्योंकि हमने गांव में एड्स, कैंसर जैसी कोई चीजें पहले नहीं देखते थे। सर्दी, खांसी, जुकाम, दांत खाज, खुजली, यहीं तक हम सीमित थे। जबकि हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये सब चीजें शहर में होती थी। एड्स, फेल्स, फलाना ढिमाका, उसका यह मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसका चर्चा नहीं करूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बीमारी से निधन हुआ। उनकी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनके सीट पर आसीन हुई और जब तक उन्हीं के द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों ने उनको गोलियों से भून नहीं दिया, तब तक उस सीट पर विराजमान रही। इंदिरा जी के दुखद देहांत के बाद उनके बेटा सीधे एयर इंडिया की नौकरी छोड़ करके आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। किसी को लग रहा होगा कि मुझे इतिहास का ज्ञान नहीं है कि राजीव गांधी सीधे जहाज छोड़ के नहीं आए थे, बीच में कांग्रेस के महासचिव भी बने थे। तो वो है, मुझे मालूम है, वो पहले महासचिव थे, कांग्रेस के रैली को संबोधित करने बंगाल में थे, तब इंदिरा जी के दुख ध्यान का सूचना मिली। कहानी मालूम है। मैं तो प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया को बता रहा हूं। ये मत समझेगा कि मुझे बीच वाला पार्ट ध्यान नहीं है। राजीव गांधी जी का भी दुखद देहांत हुआ। उनको भी बम से उड़ा दिया गया। उसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस पर आज तक काबिज है। उनका बेटा का प्रभाव आज भी कांग्रेस पर है। उनके द्वारा नियुक्त किया गया मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और जब तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, गांधी परिवार सुपर से ऊपर का प्रधानमंत्री रहा। यह क्यों मैं बता रहा हूं, वो इसलिए कि एक पंडित जी के बीमारी की वजह से मरने पर आज तक उनका परिवार हुकूमत में है, आज तक। लेकिन जो आदमी देश के लिए शहादत दिया, पाकिस्तान के सीधी आती गोलियों पर अपना सीना सामने किया, पीठ नहीं दिखाया, उसका परिवार एक पेंशन के अलावा और कुछ नहीं पाया। ना तो उनको कोई समाज में विशेष सम्मान है कि लोग कहेंगे कि भाई ये वही वीर महापुरुष है जिनका पुत्र पाकिस्तान के युद्ध में शहादत दिया था, बलिदान दिया था, अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। ना ही हम किसी महिला को देख करके आदर से सिर झुकाते हैं कि ये वही पूज्य महिला है जिनका बेटा ने देश पर कुर्बानी दी थी। ना ही हम किसी ऐसी औरत को देख करके सम्मान से सिर झुका लेते हैं कि ये वही पूज्य देवी है जिनके पति ने देश पर सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। ना ही हम किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बेटे को देख करके सम्मान से उनका आदर करते हैं कि ये इन्हीं की भाई, बहन, पिता देश पर कुर्बानी दे। कुछ भी नहीं होता। सरकार से पेंशन आती है, मरने के बाद जो एक सिपाही को मिलती है।
अब आप कह सकते हैं कि नेता और सिपाही का तुलना करके राकेश परमार तुम अन्याय कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूं। मुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान है और बोलने का ध्यान भी है, लेकिन मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं या आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक आदमी के निधन पर उसका पूरा परिवार आज तक शासन में विराजमान है, तो एक सिपाही के निधन पर और क्या क्या उनको दिया जाना चाहिए और देना उचित है कि नहीं? क्या हमारे सरकारों को एक छोटा सा ऑर्डिनेंस, छोटा सा कानून यह नहीं बना देना चाहिए कि भाई अगर कोई देश का सिपाही की शहादत हुई है तो उसके बाद की शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीजों की जिम्मेदारी सरकार लेती है। हमने नेताओं के परिवार के सारे खर्चे की जिम्मेदारी तो अपने टैक्स पेयरों के पैसे पर उठा ही रखा है और सिपाहियों का पेंशन बंद कर दिया है। जो देश पर शहादत दिया था उसका पेंशन बंद है और जो देश में घोटाला किया था उसका पेंशन चालू है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अफीम के नशे में मतदान कराया जाता है, इस चीज की ज्ञान ही नहीं होती कि जो मैं मतदान करने जा रहा हूं जिसके लिए उसने क्या क्या किया है। मतलब आपके भाई बहन, पिता माता, जीजा साला, परिवार का कोई ना कोई सगा संबंधी अड़ोसी पड़ोसी फौज में होगा, उस फौज में जिसका पेंशन सरकारों ने बंद कर दिया है। और आप जिसको मतदान दे रहे हैं, एक बार विधायक बन जाने के बाद वो जब तक जिएगा तब तक घोटाला करेगा और पेंशन पाएगा आपके टैक्स के पैसे से। वो एक बार विधायक बनेगा तो विधायक का पेंशन पाएगा, साथ में संसद बन जाएगा तो संसद का भी पेंशन पाएगा, अगर वो मंत्री बन गया तो मंत्री का भी पेंशन पाएगा। कई कई नेता तो ऐसे हैं जिनको 15-15, 20-20 पेंशन मिलती है। कभी विधायक बन गए, कभी एमपी बन गए, कभी मंत्री बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। उनके अपने सुख सुविधाओं पर किसी तरह की कटौती नहीं हुई है, लेकिन सिपाही की पेंशन पर कटौती हो गई है। और वोट कौन दे रहा है? सिपाही का परिवार और सिपाही के जानकार ही वोट दे रहे हैं। आमतौर पर नेता अपना ही वोट नहीं देता, उसको फोटो खिंचवाने की अगर जरूरत ना पड़े तो पहले कोई नेता वोट देने के लिए 2 घंटा लाइन में नहीं लगना था, क्योंकि 2 घंटे में तो कई जगह का चुनावी दौरा कर चुका होगा। काहे लिए अपना टाइम खराब करेगा? वो तो अब टीवी पर आजकल आ रहा है, इसलिए मजबूरी है कि लोग कहेंगे कि नेताजी ने वोट नहीं दिया। मित्रों, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको समय समय पर आपके मतलब का इंजेक्शन आपको दिया जाता रहा है। कभी आपको इस बात का इंजेक्शन दिया गया है कि भाई आपका आरक्षण हमने और बढ़ा दिया, कभी आपको इस बात का इंजेक्शन दिया गया है कि अभी चिंता मत करिए, आपकी जाति की गिनती करेंगे और अब गिनती के हिसाब से जाति की जनगणना करेंगे और उसके बाद आरक्षण की बात करेंगे। कभी कहा जाता है कि हमने आपके यहाँ का महुआ फ्री कर दिया, कभी कुछ मतलब अलग। मेरी तो सोच ही वहां तक नहीं जाती जहां से उन लोगों की सोच शुरू होती है, तो मैं तो अपने हैसियत के अनुसार ही कह पाऊंगा। उनका सोच तो हमसे हजारों किलोमीटर बाद से शुरू होता है, जहां मेरी सोच पहुंचती नहीं वहां उनकी पहुंचती है। उन्हीं के लिए कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। असल में आज क्या हो गया कि जहां न पहुंचे हमारा सोच वहां पहुंचे नेता का घोटाला, क्योंकि अलग अलग घोटाला, कहीं चारा घोटाला है, कहीं चिकित्सा घोटाला है, कहीं शिक्षा घोटाला है, यहां तक कि मुफ्त में देने वाली चीज में भी घोटाला है। तो हम उन चीजों पर चर्चा ही नहीं करते हैं, इसलिए कि उनको हमने ही मतदान दिया है। जी रजनीश भाई नमस्कार। और अपने ही मतदान से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारा है। इन सब चीज का एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज और एकमात्र व्यवस्था है कि जब आप मतदान करने जाएं तो 2 बात का ख्याल जरूर रखें, सिर्फ 2 बात का। पहला कि जिस आदमी को हम मतदान दे रहे हैं वो उसका नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है और वो आदमी क्या है। क्या ये वही आदमी है जिसने हमारे परिवार का पेंशन हजम कर दिया था? और क्या यही आदमी है जिसके पार्टी में सैकड़ों करोड़ का भी बक्से में नोट मिल रहे हैं, बाकी भी खुदाई चालू है कितना कितना मिलेगा? और क्या ये इसमें से जिसको भी हम वोट दे रहे हैं इसके किसी भी पार्टी वाले ने किसी भी घोटाला को तत्कालिक उठा करके चुनावी लाभ लेने के बाद उसकी कंक्लूजन पर पहुंचा क्या? जैसे 2-3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में पुनः भाजपा की सरकार आ गई, हरियाणा में अभी तक सरकार है। मोदी जी 2014 के पहले और पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रियंका रावत वड्रा और उनके पति को सरकारी दामाद कह के प्रचारित करते थे। मैं भी अपने फेसबुक लाइव पर और कई चैनलों पर मैं बोलता था कि भाई देखिए,
रावत बाड्रा मनमोहन सिंह के सरकार होने के वजह से और हुड्डा के सरकार में होने के वजह से मनमानी कर रहा है। जिस जमीन पर उसकी नजर जाती है वो जमीन उसकी खुद की हो जाती है, क्योंकि सरकारें उसकी मदद कर रही हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। हम नाराज हुए कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रूप में देश में हुकूमत करने लगे। राजस्थान और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को शासन में बैठाया गया। 10 साल हो गए राजस्थान में, एक बार कांग्रेस की सरकार हुई, एक बार भाजपा की सरकार हुई, फिर भाजपा की सरकार हुई। हरियाणा में अभी तक लगातार भाजपा की सरकार है, लेकिन अब तक रावत बाड्रा पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है जमीन घोटाले का। ना ही उससे 1 इंच कोई जमीन वापस ली गई, ना ही कोई 1 रुपया का अलग से सरचार्ज लिया गया कि भाई तुमने जमीन लूटा है, कोई बात नहीं, जमीन तेरा ये सही है, सरचार्ज जमा कर दे। तो अब इसका 2 मतलब बनता है, या तो भारतीय जनता पार्टी ने कोरा झूठ बोला था, रावत बाड्रा एकदम पाक साफ है, उसने कोई बेईमानी नहीं की है, अगर बेईमानी किया होता तब तक जेल में होता, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सत्य बोला है लेकिन घोटाले पर वो खुद ही उसका मदद कर रहा है। क्योंकि आज भाजपा शासन में है तो रावत बाड्रा के घोटाले पर उसका मदद करेगा, कल को कांग्रेस शासन में आएगी तो मोदी के रिज्यूम में मोदी के लोगों के घोटाले पर वो छापामारी कुंडली मार के बैठेगी। सिर्फ चीला चिलम होगा, शोर मचाया जाएगा, फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों में बोला जाएगा, लेकिन जमीन पर थाने में एफआईआर नहीं कराया जाएगा, जांच में कुछ नहीं निकलवाया जाएगा। क्योंकि ये जो झारखंड के एक नेता के पास जो कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य है, जितनी अकूत संपत्ति पाई गई, इसके पहले भी हम लोगों ने कितना आदमी का सुना था। आप में से कितनों को पता है कि जो पश्चिम बंगाल के एक मंत्री की महिला मित्र के घर से जो नोटों का ढेर मिला था, उनकी स्थिति क्या है? या उसके पहले बोफोर्स कांड वाला का क्या हुआ, उसके पहले विकिलीक्स घोटाले वाले का क्या हुआ, उसके पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में महिंद्रा जीप घोटाला हुआ था, सेना की जीप खरीदने में जो घोटाला का जवाहरलाल जी के खुद के दामाद ने लगाया था, उसमें पंडित जवाहरलाल को कितने दिन की सजा हुई थी, या कृष्णा मेनन जब वो रक्षा मंत्री थे उनको कितने दिन का जेल हुआ था, या कोई फाइन जुर्माना हुआ था, आपको पता है? इसलिए कि हुआ ही नहीं था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मतदान देने जाए इन सब बातों का हिसाब अपने मन में रखें कि पाकिस्तान पर विजय प्राप्त हमारे सेनाओं ने किया था। आज नेता उसका क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन जो लोगों की सीधी शहादत हुई थी सैनिक के रूप में, उनके परिवार को क्या मिला पेंशन के अलावा? अब आपको आ सकते हैं कि क्या मिले, सिपाही की तनख्वाह मिलती है, मरने के बाद पेंशन मिलती है, और क्या चाहते हो? तो फिर भारत के संविधान के किस पन्ने पर लिखा हुआ है कि नेताजी के मरने के बाद परिवार की नौकरी मिलेगी, परिवार को शासन मिल जाएगा, परिवार को हुकूमत करने का प्रिविलेज मिल जाएगा? ऐसा कौन से पन्ने पर लिखा है? वो पन्ना हमको दिखाई, हम भी पढ़ करके जान लें, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, इस बात का भ्रम मुझे है। हो सकता है ये सच्चाई भी हो कि ये देश संविधान से चलता है। तो संविधान के कौन से नंबर के पन्ने पर लिखा है? क्योंकि मैं संविधान के पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक को नहीं पढ़ा है, बहुत पन्ने छूट गए हैं, या ये कहे कि कुछ ही पढ़ना पढ़ पाए हैं। तो क्या किसी पन्ने पर ऐसा है मैं नहीं पढ़ पाए? आप मुझे बता दीजिए, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम ही वोट देते हैं और हमारे ही नुकसान। इस विषय पर चर्चा जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो नेताजी खर्चा नहीं करेंगे। चर्चा बड़ा जरूरी है। 4-5 चीजें जीवन में रखिए। पहला, मान ली कि किसी नेता का सिंपैथी होता है और नेता का परिवार नेतागिरी में आ जाता है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिपाही की भी तो सिंपैथी होनी चाहिए। उन्होंने सीधा जान दिया है, कम से कम सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि भाई देखिए, कोई भी अगर सिपाही देश के नाम सर्वोच्च बलिदान देता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य उसके और उसके डिपेंडेंट का आजीवन माफ। तो कम से कम सिपाही शान से सीना चौड़ा करेगा। उसके जगह आपने वायुवीर जमा कर दिया, अग्निवीर जमा कर भर्ती करने लगे, मतलब उनकी नौकरी भी टेम्परेरी कर दी, नौकरी भी परमानेंट नहीं, तो टेम्परेरी वाला क्यों मरेगा भाई? तो आप अपने देश के अस्तित्व को, अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। एक टेम्परेरी सिपाही की जिम्मे देश की सीमाएं दे रहे हैं, वो अपना नौकरी बचाएगा, जान बचाएगा? नौकरी किस लिए बचाएगा? नौकरी में तो कुछ है नहीं। और जान बचा के भागेगा तो पाकिस्तान पैदल चलता हुआ आपके देश में आ जाएगा, क्योंकि वहां तो कट्टरता है,
वो तो याहू अल्लाह करते आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? और दूसरा कि मुफ्त में जब सब चीजें नेताओं को मिलती है तो फिर हमें भी मुफ्त में मिलने लगी है, तो जो मुफ्त में आता है तो आता कहां से है? जैसे हम सब लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है आज, तो ये मुफ्त का जो राशन का पैसा वो किसके जेब से आता है? नेताजी अपने घर से देते हैं, सरकारें कोई अलग से कोई कोष बना रखी है, मतलब हमारा करदाताओं का पैसा नहीं है, हमारा ही पैसा से अगर हम ही को दे रहे हैं तो हमको क्या दे रहे हैं? और तीसरा और महत्वपूर्ण जो अंतिम बात है कि मतदान के टाइम में हमें इन सब बातों को ख्याल में क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं हमारे ख्याल में आता है कि हम जिसको वोट देने जाते हैं इसने देश के प्रति क्या किया है। और दूसरा कि अगर पहले ये चुनाव में जीत चुका है तो पहले की माली स्थिति और आज की माली स्थिति में कितना अंतर आया है और कैसे आया है, यह सब विचार करिएगा। देश का सिपाही भर्ती होता है तो उसकी गरीबी बढ़ती जाती है, रिटायर होते होते तो गरीबे रहता है, लेकिन नेता जब राजनीति में भर्ती होता है तो बड़ा गरीब होता है, लेकिन राजनीति के साल 6 महीना करते करते तक उसमें मेरी बढ़ती चली जाती है। पहले वो साइकिल पर चला करता था, अब BMW में चल रहा है, उसके बाद भी हम उसको नेता महान कह रहे हैं। आखिर क्यों इतनी मानसिक गुलामी, क्यों? चर्चा इस पर था, आप विचार जरूर करिएगा। अगर आपको लगा होगा कि मेरी मंशा सही है, वक्तव्य में दम है, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, ताकि लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो कि हमारे देश के सिपाही शहादत देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, और वो जो शहादत देने पर सिपाहियों को मजबूर करते हैं वो आजीवन आप ही के दिए पैसे पर आनंद पाते हैं। ऐसा क्यों, आखिर क्यों? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।